हाँ तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की इस खास क्लास में। आप सभी को बता दें आज की यह वीडियो क्लास 10th वालों के लिए खास कर रहेगा, क्योंकि काफ़ी अधिक बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर इस चैप्टर का बायोलॉजी का इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर करा दीजिए, हमने चैप्टर को पढ़ रखा है लेकिन क्वेश्चन आंसर में दिक्कत आ रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे बच्चों की डिमांड के बाद क्लास 10th बिहार बोर्ड साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी के अध्याय 6 जिसका नाम है जनन, इस चैप्टर के तमाम अति लघु उत्तरीय प्रश्न को इस वीडियो में कवर करेंगे। सभी के सभी अति लघु उत्तरीय को प्रश्न, जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं सबका आंसर काफ़ी आसान भाषा में आपको हम बताने वाले हैं, एकदम आसान भाषा में, ठीक है। और हमारा प्रयास रहेगा कि ये क्वेश्चन को आपको याद करवा दें ताकि कहीं से कोई दिक्कत देखने को ना मिले, ठीक है। इसके पहले हम चैप्टर 5 तक के सभी अध्यायों का अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर अपलोड कर रखा है। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसका आंसर भी एक वर्ड से लेके एक लाइन तक देना होता है, ठीक है। इससे अधिक नहीं लिखा जाता है, ठीक है। क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर का नाम जनन है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, अध्याय 6 रहने वाला है। बेसिक सा फंडा ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। चलिए पहला प्रश्न आपको नज़र आ रहा होगा, कलर थोड़ा सा मैच करा दे इसमें, ठीक है, कलर बढ़िया है। जनन किसे कहते हैं, पहला प्रश्न आपको नज़र आ रहा होगा, जनन किसे कहते, जनन क्या होता है। देखिए अति लघुत्तरीय में पूछा और ये सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके एग्जाम में 1 अंक के आते हैं। कितने अंक के आएंगे, 1 अंक के, और 1 अंक का के लिए आपको 1 वर्ड से 1 लाइन तक काफ़ी हो जाएगा। इसका आंसर कहा जाए तो 10 वर्ड तक ही देना होता है। अति लघुत्तरीय का मतलब आंसर कितने वर्ड में, 10 वर्ड बहुत है। देखिए जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने जैसा नया जीव उत्पन्न करता है, बस हो गया। अति लघु उत्तरीय में इससे अधिक नहीं लिखा जाता है। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने जैसा नया जीव उत्पन्न करता है, हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, जनन कितने प्रकार के होते हैं, ये भी लाजवाब प्रश्न है जी। प्रश्न पूछा जा रहा है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना है कि जनन 2 प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। जनन कितने प्रकार के, आप बोलिएगा सर 2 प्रकार के, अलैंगिक और लैंगिक, ठीक है। चलिए अगला, अलैंगिक जनन की 2 मुख्य विधियों के नाम लिखें। अलैंगिक जनन की 2 मुख्य विधि कौन कौन से आपको बोलना है, विखंडन हो जाएगा और कायिक प्रवर्धन। ये दोनों विधियाँ क्या है, अलैंगिक जनन की 2 विधियाँ हैं, ठीक है। आगे 2 पादपों के नाम लिखे जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है। 2 ऐसे पादपों के नाम बताना है जिसमें कायिक प्रवर्धन होता है, तो आपको क्या बोलना है, आलू और अदरक। आलू और अदरक राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलिएगा सर आलू हो जाएगा और अदरक हो जाएगा, कोई दिक्कत। 4 प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं ना है, चारों के चारों काफ़ी आसान है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे जैसे बढ़ेंगे आपको 5 नंबर प्रश्न मिलेगा। देखिए कह रहा है किसी एक पौधे का नाम लिखें जिसमें पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। किसी एक पौधे का नाम लिखना है जिसमें किसके द्वारा, पत्तियों के द्वारा, तो उस पौधे का नाम है बायोगोनियम। बायोगोनियम जो पौधा है इसमें क्या होता है, पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, ठीक है। आगे 6 नंबर प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन में वांछित गुणों का परिरक्षण क्यों होता है। कायिक प्रवर्धन में वांछित गुणों का परिरक्षण क्यों होता है, तो आपको बोलना है क्योंकि इसमें संतति एक ही माता पिता से उत्पन्न होती है, जिससे उनके गुण बिना परिवर्तन के आगे पहुंचते हैं। जिससे उनका गुण है बिना परिवर्तन क्या होता है, आगे पहुंचते हैं, ठीक। आगे 6 नंबर प्रश्न आपको नजर आ रहा होगा, डीएनए प्रतिकृति का जन्म में क्या महत्व है। डीएनए प्रतिकृति का जन्म में क्या महत्व है, ठीक है ना। यहाँ पर डीएनए का बात हो रहा है, ठीक है। देखिए और एक और बात कि हम सभी प्रश्नों का उत्तर भारतीय भवन बुक से कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का फिर भी कमेंट आता है कि सर ये कौन सा बुक से कराते हैं आप, तो भारतीय भवन बुक है, बुक भी रखे थे, है कि नहीं जी। बुक यहाँ पर है, हम आपको दिखाए थे हम बुक कौन सा है। ये वाला देखिए कवर लगा है, ये वाला बुक। विषय सूची को बढ़िया से पहचान लीजिए, ये विषय सूची को ही आप देख लीजिए बढ़िया से। इसको नज़र आ रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं हो, इसको नज़र स्क्रीनशॉट लेके आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर इसमें हैं। तो हम लोग चैप्टर 6 देख रहे हैं, जनन, ठीक है ना, जनन को देख रहे हैं। और इसके बाद 2 चैप्टर और है, कौन कौन, अनुवांशिकता और हमारा पर्यावरण, उसको भी कंप्लीट कर देंगे। चलिए तो यहाँ पर लिखना है आपको, डीएनए प्रतिकृति से अनुवांशिक जानकारी अगली पीढ़ी तक सुरक्षित रूप से पहुँचती है, जिससे नई संतति बनती है। जिससे नई संतति क्या होती है, नई संतति बनती है, ठीक। आगे 8 नंबर,
क्या लगा है ये मिट्टी है क्या? हम सोचे कि स्क्रैच आ गया कहीं। ठीक है ठीक है। और 8 नंबर प्रश्न है, जीवों में होने वाली विभिन्नता का क्या लाभ है? जीवों में होने वाली विभिन्नता का क्या लाभ है? तो आपको बोलना है विभिन्नता से जीव वातावरण में बदलावों के अनुसार स्वयं को अनुकूल बना सकते हैं और जीवित रह सकते हैं। और क्या रह सकते हैं? जीवित रह सकते हैं। समझ में आ रहा है? और जीवित रह सकते हैं, बस यही सा। जीवों में होने वाली विभिन्नता का क्या लाभ है? तो लाभ क्या है आपको बोलना है कि वातावरण से बदलाव के अनुसार स्वयं को अनुकूल बना सकते हैं। स्वयं को अनुकूल क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं और जीवित रह सकते हैं। ठीक है ना? आगे जैसे आगे बढ़ेंगे तो 9 नंबर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। पुंकेसर के भागों के नाम लिखें। पुंकेसर के भाग कौन कौन से होते हैं? तो आपको बोलना है प्राकुश और प्रागदंड, जिसको फाइलेमेंट कहते हैं। पुंकेसर के भागों के नाम, तो 2 भागों का नाम हमने यहाँ पर दिया है, प्रागकोश और प्रागदंड। ठीक है। आगे 10 नंबर प्रश्न है, अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं? अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं? अंडाशय महिलाओं में पाए जाते हैं। अंडाशय के अंदर होता क्या है आपको बोलना है? अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है? बीजांड। इसको एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि दिक्कत ना हो, पुनः रिवीजन करने में आसानी रहेगा। ठीक है। आगे, कीटों की भूमिका किस प्रकार के परागण में होती है? कीटों की जो भूमिका होती है किस प्रकार के परागण में होती है आपको बोलना है? कीट परागण में, जहाँ कीट परागणों को एक फूल से दूसरे फूल तक पहुँचाते हैं। आप केवल इतना भी बोल सकते हैं कीट परागण। कीट परागण में होती है। ठीक है ना? कीट परागण में होती है। आगे, अगर नर या मादा अंगों में किसी एक का अभाव हो तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? यदि नर या मादा अंगों में किसी एक का अभाव है, किसी एक का क्या हो? अभाव हो, तो उससे क्या कहलाएंगे? देखिए, तो ऐसे जीव अलैंगिक जनन करने वाले जीव कहलाते हैं। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? अलैंगिक जनन करने वाले जीव कहलाते हैं। अगर नर है तो नर है, मादा है तो मादा है, नहीं नर चाहे मादा यूफोनोकॉम है तो अलैंगिक जनन में आ जाएगा। और जिसमें नर और मादा दोनों आएगा उसे लैंगिक कहेंगे, जिसमें कोई एक आएगा उसे अलैंगिक कहेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो आपको 13 नंबर प्रश्न यहाँ देखने को मिलेगा। 2 ऐसे जंतुओं के नाम लिखें जिसमें अलैंगिक प्रजनन होता है। 2 ऐसे जंतुओं का नाम बताना है जिसमें अलैंगिक प्रजनन होता है। तो क्या क्या हो जाएगा? हाइड्रा हो जाएगा और अमीबा। हाइड्रा और अमीबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? हाइड्रा और अमीबा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न में। पुरुष में वृषण त्वचा की बनी जिस थैली जैसी रचना में स्थित होते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह क्या कहलाते हैं? आपको बोलना है वो अंडकोश थैली कहलाती है। क्या कहलाती है? अंडकोश थैली कहलाती है। वह अंडकोश थैली। ठीक है ना? पुरुष में वृषण त्वचा की बनी जिस थैली जैसी रचना स्थित होती है उससे क्या कहेंगे? अंडकोश थैली। आगे 15 नंबर प्रश्न देखिए। किसी भी प्रश्न में डाउट लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, सर इतने नंबर क्वेश्चन में डाउट है, तो हम पुनः आपको क्वेश्चन को देख के हम कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। अंडाणुओं का अंडाशय से बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो बाहर निकलने की क्रिया को ओयूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओयूलेशन। ठीक है ना? कहते हैं। ठीक है। बाहर निकलने की क्रिया क्या कहेंगे? ओयूलेशन। ठीक है ना? आगे 16 नंबर प्रश्न। मनुष्य अंडाणुओं का शुक्राणुओं द्वारा निषेचन स्त्री के किस जननांग में होता है? स्त्री किस जननांग में होता है? तो आपको याद रखना है फैलोपियन नल। यह निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। यह जो निषेचन होता है वह फैलोपियन नलिका में होता है। ठीक है ना? फैलोपियन नलिका महिलाओं में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुरुष अंडाणुओं का शुक्राणुओं द्वारा निषेचन स्त्री किस जननांग में होता है? तो स्त्री का जो जननांग है वो क्या है? फैलोपियन नलिका। ठीक है। आगे बढ़ेंगे 17 नंबर आपको प्रश्न मिलेगा देखने को। गर्मी काफ़ी अधिक है आज, क्योंकि क्या कहा जाए जी, गर्मी काफ़ी अधिक है, लाइट की समस्या है। पंखा थोड़ा देखते हैं चल पाता है कि नहीं। चलिए पंखा तो हमने चालू कर दिया। देखिए, स्त्रियों में यौनारंभ या प्यूबर्टी सामान्यतः किस आयु में होता है? किस आयु में हो जाता है? तो आपको बोलना है किस आयु में होता है? लगभग 10 से 14 वर्ष की आयु में। लगभग 10 से 14 वर्ष की आयु में क्या होता है? यह होने लगता है, यौनारंभ हो जाता है। ठीक है ना? उसमें कुछ बदलाव होने शुरू हो जाते हैं स्त्रियों में। आगे 18 नंबर, स्त्रियों में लैंगिक चक्र कितने दिनों में पूर्ण होता है? स्त्रियों में जो लैंगिक चक्र होता है वह कितने दिनों में पूर्ण होता है? आपको याद रखना है 28 दिनों में पूर्ण होता है। कितने दिनों में पूर्ण होता है? 28 दिनों में। जो लैंगिक चक्र होता है वो 28 दिनों में पूरा होता है। आगे पढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न को। कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित होने वाला हार्मोन क्या कहलाता है?
तो कॉपर ल्यूटियम से स्रावित होने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? प्रोजेस्टेरोन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन कहलाता है। ठीक है, आगे 20 नंबर प्रश्न, किन्हीं दो यांत्रिक विधियों के नाम लिखें जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक होते हैं। जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक होते हैं कौन कौन सी विधि है? तो पहला इनकी जो यांत्रिक विधि कंडोम हो जाएगा, दूसरा अंतःगर्भाशयी यंत्र जिसको IUD कहते हैं। ठीक है, ये हमारे दोनों के दोनों क्या है? यांत्रिक विधि के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला है, और यांत्रिक विधि के अंतर्गत आता है जो जनसंख्या नियंत्रण में काफ़ी मदद करता है। इसके प्रयोग से जनसंख्या में कमी आती है। जनसंख्या में क्या होती है? कमी आती है। क्या क्या हो जाएगा? कंडोम हो जाएगा और अंतःगर्भाशयी यंत्र हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न हमने देख लिया। आगे बढ़ेंगे तो आपको 21 नंबर प्रश्न यहाँ देखने को मिलेगा। बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले दो लैंगिक जनन संचारित रोगों के नाम लिखें। बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले दो लैंगिक जनन संचारित रोगों के नाम लिखें। तो हो जाएगा सिफिलिस और गोनोरिया। सिफिलिस और गोनोरिया आपका राइट आंसर होगा। दो रोग कौन कौन सा हो जाएगा? सिफिलिस हो जाएगा और गोनोरिया हो जाएगा। आगे 22 नंबर प्रश्न है, जीवों में आनुवांशिक गुणों का वाहक क्या कहलाता है? तो जीवों में आनुवांशिक गुणों का जो वाहक है वो DNA कहलाता है। याद रखिए, क्या ये काफ़ी VVI है, ये वाला काफ़ी VVI है, परीक्षा में आने की पूरी संभावना है इस वाले क्वेश्चन की, कि D ऑब्जेक्टिव में भी बना के दे देता है कि जीवों में आनुवांशिक गुणों का वाहक क्या कहलाता है। तो आपको बोलना है क्या कहलाता है? DNA कहलाता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। आगे 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं, किस प्रकार के जनन में शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण नहीं होता है? किस प्रकार के जनन में शुक्राणु अंडाणु का निर्माण नहीं होता है? तो आप क्या बोलना है? अलैंगिक जनन में नहीं होता है। अलैंगिक जनन में नहीं होता है, अलैंगिक जनन में निर्माण नहीं होता है। आगे 24 नंबर प्रश्न है, पुटी या शिष्ट का निर्माण किस प्रकार के विभाजन में होता है? पुटी या शिष्ट का निर्माण किस प्रकार के विभाजन में होता है? आपको बोलना है असमान द्विखंडन में। असमान द्विखंडन में होता है। असमान द्विखंडन में क्या होता है? ये असमान द्विखंडन में विभाजन होता है, इसमें पुटी या शिष्ट का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न हमने कवर कर दिया। आगे जैसे बढ़ेंगे आपको 25 नंबर प्रश्न मिलेगा, प्लेनेरिया में जनन मुख्यतः किस विधि से होता है? प्लेनेरिया में जनन मुख्यतः किस विधि से होता है? आपको याद रखना, विखंडन विधि से। किस विधि से जी? विखंडन विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा, विखंडन विधि। ठीक, आगे कवकों में अलैंगिक जनन की मुख्य विधि क्या है? कवकों में अलैंगिक जनन की मुख्य विधि क्या है? तो मुख्य जो विधि है बीजाणु निर्माण, एस्पोरुलेशन। एस्पोरुलेशन जो मुख्य विधि क्या है? बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण हो जाएगा। आगे 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं, उत्तक संवर्धन किस प्रकार के जनन का उदाहरण है? उत्तक संवर्धन किस प्रकार के जनन का उदाहरण है? आपको बोलना है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का उदाहरण। ठीक, अलैंगिक जनन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं, पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग क्या है? तो पुरुष का जो सबसे प्रमुख जनन अंग है वह वृषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृषण हो जाएगा। पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग वृषण हो जाएगा। 28 प्रश्नों को हमने कवर कर दिया। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? दिक्कत होगा तो आप लोग बेहिचक बोल दीजिएगा कि सर हमको दिक्कत है। आगे बढ़ेंगे तो 29 नंबर प्रश्न आपको मिलेगा, मूत्राशय के आधार पर स्थित एक छोटी लगभग गोलाकार ग्रंथि को क्या कहते हैं? मूत्राशय के आधार पर स्थित एक छोटी लगभग गोलाकार ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पौरुष ग्रंथि। क्या कहते हैं? पौरुष ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, आगे 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे, प्रत्येक स्त्री में कितना अंडाशय पाया है? प्रत्येक स्त्री में कितना अंडाशय? आपको बोलना है 2 अंडाशय। प्रत्येक स्त्री में कितना अंडाशय पाया जाता है? 2 अंडाशय पाया जाता है। आगे 31 नंबर प्रश्न है, अंडाणु किस नलिका के द्वारा गर्भाशय पहुँचते हैं? जो अंडाणु होते हैं वह किस नलिका के द्वारा गर्भाशय पहुँचते हैं? आपको बोलना है फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका के द्वारा क्या होते हैं? गर्भाशय पहुँचते हैं, फैलोपियन नलिका। ठीक है, आगे 32 नंबर प्रश्न है, गर्भाशय के निचले संकरे भाग को क्या कहते हैं? तो गर्भाशय के नीचे संकरे भाग को कहते हैं गर्भग्रीवा। गर्भग्रीवा कहते हैं, इंग्लिश में कर्विक्स कहते हैं। उसको क्या बोलेंगे? गर्भग्रीवा बोलेंगे, गर्भग्रीवा। ठीक है, आगे जैसे बढ़ेंगे इस चैप्टर में आपको 33 नंबर प्रश्न यहाँ मिलेगा, कॉपर्स ल्यूटियम किस प्रकार की ग्रंथि है? जो कॉपर ल्यूटियम होता है किस प्रकार की ग्रंथि है? तो आपको याद रखना है यह अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह अस्थायी अंतःस्रावी क्या है? ग्रंथि है। आगे 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? आपको बोलना है
कॉपर्स ल्यूटियम से, कॉपर ल्यूटियम से स्रावित होता है, ठीक है ना। कॉपर्स ल्यूटियम से क्या होता है, स्रावित होता है। आगे 35 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं में एक प्रकार के प्रोटोजोआ से होने वाले संक्रमण को क्या कहते हैं? तो एक प्रकार के प्रोटोजोआ से होने वाले संक्रमण को कहते हैं ट्राइकोमोनियासिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइकोमोनियासिस कहते हैं, ठीक है ना। नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन एक दो बार लिख के प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा। आगे जैसे पढ़ेंगे इस चैप्टर में आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो जाएगा। यहाँ से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहा है, जिसको हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे। तो इस पार्ट वन में हमने टोटल कितना प्रश्न आपको बताया? तो हमने टोटल आपको कितना प्रश्न बताया? 35 प्रश्न हमने आपको टोटल बताया। और 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्न में आपको डाउट है अभी तक, उसको कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है कि 35 में से कितना में डाउट है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो बेहिचक कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के इतना ही, ऐसे ही मिलेंगे तुरंत किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।